नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और मेरे साथ मेरे सहयोगी अंजीत इस वक्त मौजूद है। और अंजीत, जिस तरीके से महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल फूका जा चुका है और सियासत अपने चरम पर है, इन सबके बीच मुख्यमंत्री कौन होगा ये बड़ा सवाल है, फिर चाहे वो विपक्ष की तरफ से हो या फिर सत्तारूढ़ पार्टियों की तरफ से भी हो। हालांकि पहले लगातार यही चर्चाएं थी, क्योंकि जिस तरीके का बीजेपी में देखा गया है फॉर्मूला, जो बिहार में भी हमने देखा कि सीटें भले ही आपकी ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन जो आपके सहयोगी दल हैं उसको महत्वता दी, और ये बीजेपी का एक रणनीति के तौर पर भी देखा गया है। लेकिन एक बार फिर से देवेंद्र फडणवीस का नाम जो है वो चर्चाओं में है। अब ये बड़ा सवाल बना हुआ है कि एकनाथ शिंदे होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे। हालांकि अमित शाह इससे पहले कह चुके हैं कि आप जीत के बाद ही तमाम जो घटक दल है मिल बैठकर इस नाम को तय करेंगे, लेकिन बार बार देवेंद्र फडणवीस का नाम अजीत सामने आ रहा है। देखिए, इसमें दो तीन चीजें हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि 3 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बदले। देवेंद्र फडणवीस, उसके बाद उद्धव ठाकरे और फिर नाम आया एकनाथ शिंदे का। तो एक चीज तो तय है कि अजीत पवार साथ में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन उनका कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब मुख्यमंत्री होगा शिवसेना से या फिर भारतीय जनता पार्टी से। हो सकता है कि बीजेपी ये चाहती हो कि भाई हमने देखिए पूरा मैनेजमेंट सरकार बनाने, विशाल आप भी आ जाइए, पूरा मैनेजमेंट जो है सरकार बनाने का वो तो बीजेपी का ही था, वो तो सब लोग जानते हैं। तो अगर हो सकता है कि बीजेपी ये चाह रही है कि जब पूरा मैनेजमेंट हमारा था, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, अब ये बारी आ गई है कि एक बार फिर से मेरा ही मैनेजमेंट है तो आप मुख्यमंत्री हमें बनने दीजिए। आपको याद होगा कि देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाह रहे थे। जेपी नड्डा ने फोन किया, फिर उसके बाद ट्वीट किया कि बनना चाहिए, मेरी इच्छा है कि बने। उसके बाद वो बने थे। लेकिन अमित शाह ने ये हवा जरूर दी है कि, और सिर्फ हवा नहीं, मुझे याद है कि 2022 में लखनऊ में अमित शाह की एक सभा थी और बार बार ये सवाल उठाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उन्होंने उसी मन से कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। ऐसा हरियाणा में नहीं हुआ, ऐसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, ऐसा छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ, लेकिन कुछ जगहों पर स्थिति बहुत साफ है। बिल्कुल, यहाँ साफ हो गया है कि अब बड़ा मुश्किल है एकनाथ शिंदे के लिए रास्ता। बिल्कुल, लेकिन वो कहा जाता है ना विशाल और मंजीत की राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, और ये हमने बिहार की राजनीति में बहुत ही अच्छे से देखा है। ऐसे में बीजेपी क्या इस पोजीशन में अभी विशाल महाराष्ट्र में है कि ये डेंट लेने के लिए वो तैयार हो? क्योंकि जो समीकरण बिठाए जा रहे हैं, जो हिंट्स भी जिसके जिक्र रंजीत ने भी किया है कि इस बार आप मौका दें, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा समीकरण वहां हर राज्य की पॉलिटिक्स अलग होती है, राजनीतिक अलग होती है। जैसे कि अभी हमने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में योगी के नाम पर चुनाव लड़ा गया, बीजेपी ने पहले से तय कर दिया था कि सीएम फेस योगी आदित्यनाथ होंगे और सरकार आने के बाद भी योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन महाराष्ट्र का मुद्दा अलग है। महाराष्ट्र में उनको पता है कि जिस तरीके से सियासी उठापटक पिछले 1 से 1.5 सालों में हमने देखी, उसके बाद बीजेपी को पता है कि अगर हम लोग शिवसेना या फिर एनसीपी को साथ लेकर नहीं चलेंगे और अभी से अगर पहले क्लियर कर देंगे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किस पार्टी का होगा, तो हो सकता है अजीत पवार या फिर एकनाथ शिंदे बगावत भी कर सकते हैं चुनाव से पहले ही। और अजीत पवार तो उनसे अलग हटके नवाब मलिक को उन्होंने टिकट भी दिया, जिस पर इतनी बहस हुई। बीजेपी ने साफ कह दिया कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज है, हमें एक वो सुबह भी नहीं भूलनी चाहिए जब देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार आकर के शपथ ले लेते हैं, और फिर अजीत पवार में भी आज भी कहीं ना कहीं उनकी उम्मीद होगी कि क्या पता मुख्यमंत्री के नाम पर मेरा भी नाम उस सूची में ऐड हो रखा हो। नहीं, ये कंफर्म कर रहा हूँ, नहीं होगा, ये अभी कंफर्म है, क्योंकि उनकी कम सीट है। बिल्कुल कम सीटें। और लोकसभा में दिखा आपको, लोकसभा में भी 1 सीटें मिली उनको। वो कहते थे हम जीत सकते थे, लेकिन एक शायद उनका कोई मंत्री नहीं बना। नहीं, अभी तक नहीं बना। सेंट्रल में मुख्यमंत्री बनाने का तो सवाल ही नहीं। और इस बात को लेकर वो नाराज भी थे कि उनको सेंट्रल में जगह नहीं दी गई। लेकिन तो कंफर्म है कि अजीत पवार नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। वो बिल्कुल आखिरी ऑप्शन है फिलहाल, मतलब वो भी डिप्टी सीएम वाले केस में। और दूसरी चीज, जिस तरीके से अमित शाह ने परसों जब घोषणा पत्र जारी कर रहे थे, जब उन्होंने ये संकेत दे दिए कि एकनाथ शिंदे ही सिर्फ एक फिक्स चेहरा नहीं है, बल्कि चुनाव बाद ये तीनों पार्टियां डिसाइड करेगी कि आखिरकार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये बहुत ज्यादा दिलचस्प इसलिए हो जाता है अंजीत कि पार्टी के नेतृत्व का इतना बड़ा नेता एक बार नहीं, जब घोषणा पत्र का आप जिक्र कर रहे हैं, बल्कि रविवार को भी सांगली में जब वो चुनावी रैली कर रहे थे और वहां पर भी उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर से महायुति और फडणवीस की वापसी देखना चाहती है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर बार बार वो अपनी बात रख रहे हैं, इतनी मुखरता से जब वो कह देते हैं कि वापसी देखना, और फिर वो घोषणा पत्र के अब जारी करने के दौरान कह रहे हैं कि जीत के बाद तय होंगे, तो कहीं ना कहीं जो मामला है पूरी तरीके से डाइसी तो नजर आ ही रहा है। आप देखेंगे रंजना, अमित शाह के पूरे भाषण को या उनके पूरे पॉलिटिकल करियर को तो बहुत स्पष्ट बोलते हैं, उनमें कोई लाग लपेट नहीं है। आज तक जितने भी उनके ऐलान रहे हैं, उनकी जो बातें रही हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में हो, चाहे वो चुनावी बातें हो, बहुत स्पष्ट होता है कि ये होगा और ये नहीं होगा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि मिल के तय करेंगे, तो इसका मतलब इशारा है, वरना वो 1 मिनट में कह देते कि जैसे बिहार में कह दिया कि नीतीश ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। लेकिन फिर आपको क्या लगता है कि आप जो शुरुआत में मैंने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं है, एकनाथ शिंदे जो आप उद्धव की शिवसेना को छोड़ सकते हैं, आप इतने सालों से उनके साथ, उन्होंने कहा, आपको लग रहा है कि ये बना रहेगा यहाँ पर गठबंधन? कुछ भी हो सकता है।
कुछ भी हो सकता है। और एकनाथ शिंदे जाएंगे कहाँ, करेंगे क्या? भाई वो शरद पवार के साथ जा नहीं सकते, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा फायदा शरद पवार को हुआ था। 288 सीटों में 145 चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी की सबसे ज्यादा सीटें कम हुई हैं लोकसभा चुनाव में, फिर भी बीजेपी अगर ये रिस्क ले रही है तो कुछ तो उनका मैनेजमेंट होगा कि अगर लोकसभा में सीटें इतनी कम हो गई, उनको बात पता है कि अगर विधानसभा में सीटें कम आई तो तक सरकार ही ना बने, लेकिन फिर भी वो रिस्क ले रहे हैं, तो कुछ तो उनका मैनेजमेंट होगा। अब आप ये बताइए कि अब मैनेजमेंट क्या हो सकता है उनका? बिल्कुल। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावों से पहले कोई तस्वीर साफ नहीं होती, और जो नाम सबसे ज्यादा मीडिया में चर्चा में होता है, लोगों के बीच चर्चा में होता है, उस पर मुहर नहीं लगती। आपने योगी आदित्यनाथ का भी जिक्र किया था, और जब वो पहली दफा सीएम बने थे, कहीं दूर दूर तक मीडिया में खासतौर पर उनका नाम था नहीं। और इसी स्ट्रैटेजी के लिए मुझे लगता है बीजेपी जाने जाता। हो सकता है कि ना देवेंद्र फडणवीस हो, ना एकनाथ शिंदे हो, कोई आउट ऑफ द बॉक्स निकल के सामने, ये भी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है। एक चीज है रंजना, अगर बीजेपी गैर मराठा की राजनीति वहां स्टेब्लिश करती है, जैसे हरियाणा में उन्होंने नॉन जाटली पॉलिटिक्स अपनाई, तो फिर फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे। और फडणवीस के मुख्यमंत्री होने के पीछे दो तीन बातें हैं कि एक तो फडणवीस बहुत करीबी हैं सेंट्रल के, दूसरा उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए तमाम काम किए हैं, तीसरा यह कि अगर एक आरक्षण का मुद्दा बहुत ज्यादा है, तो अगर आरक्षण को लेकर बात होती है तो कोई और किसी और पे दांव खेलेगी नहीं बीजेपी, ऐसा लगता नहीं है। देखो, होने को कुछ भी हो सकता है भाई, आपको लंबे वक्त तक मौका मिला, आप ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। और सोचिए कि जिसके साथ गठबंधन बीजेपी का 84 से था, 1984 से गठबंधन था शिवसेना का, और उसके बाद 2019 के बाद वो धीरे धीरे टूटा, तो होने को कुछ भी हो सकता है। ऐसा क्या इसकी संभावना नहीं है कि उद्धव ठाकरे भी करीब आ जाए बीजेपी के? बिल्कुल, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया या मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, महायुति की अगर सरकार बनती है, तो देवेंद्र फडणवीस के अंदर भी बहुत सी चीजें चल रही है। क्योंकि उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की शिवसेना उद्धव ठाकरे से, तो उसके बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि अगर एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल, मतलब बीजेपी के साथ सरकार बनाते हैं, तो हो सकता है फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और वो जब शपथ ग्रहण चल रहा था एकनाथ शिंदे का, तो वो उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं झलक दिख रही थी कि हाँ भाई, उनके उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। लेकिन अब दोबारा से चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फडणवीस के मन में ये चीज तय है, और पार्टी आलाकमान से भी ये चीज बातचीत हो गई होगी कि होना भी क्यों नहीं चाहिए, होना भी क्यों नहीं। बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, बिल्कुल। शिवसेना जो एकनाथ शिंदे को, उसके बाद 40 सीटें हैं, निर्दलीय 12 और अन्य 9 हैं, तो भाई होना ही चाहिए। 106 सीटें लेकर के 145 चाहिए एनसीपी का भी जो रोल है इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि पहले से कड़े तेवर वो अपनाए हुए हैं। और अब यहाँ से मुझे लगता है कि सभी को साथ लेकर चलने वाली जो राजनीति मशहूर है इसीलिए कि सभी दलों को साथ लेकर, ऐसे में अजीत पवार, पूरी कोशिश उनकी भी रहेगी, तो उनका भी मुझे लगता है रुख जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं। रुख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगा, और बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज से डर भी खाए बैठी, क्योंकि अजीत पवार ने सीटों के ऐलान से पहले भी कह दिया था कि हमें तवज्जो मिलनी चाहिए, हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनको पर्याप्त सीटें मिलनी चाहिए, तभी हम लोग चुनावी मैदान में। और सीटों का जब बंटवारा हो रहा था, जब उम्मीदवारों की जब चर्चाएं चल रही थी, तो नवाब मलिक को लेकर बीजेपी लगातार मना कर रही थी कि उनको टिकट नहीं देना, क्योंकि उनके ऊपर जो भी एलिगेशन है उसको लेकर। लेकिन अजीत पवार ने उसके बावजूद भी उनको टिकट दिया, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने ये साफ कर दिया कि वो नवाब मलिक को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिसके बाद बीजेपी के तमाम जो छोटे बड़े नेता हैं उनमें थोड़ी बहुत नोकझोंक भी देखने को मिली। तकरार यही होती है कि किस तरीके से, मतलब जो गठबंधन के बीच में जो तकरार आती है, हम लोग हमेशा बात करते हैं महाविकास आघाड़ी में इस तरीके की दरार आ गई और ये सब, लेकिन महायुति में भी ये सब चीजें चल रही है, लेकिन वो एक बंद कमरे में है, इसलिए सब कुछ सामने नहीं आ पा रहा। वो भी चल रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे चाहते थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा ऐलान कर दिया जाए, और मुख्यमंत्री शरद पवार नहीं चाहते थे। बिल्कुल। और शरद पवार की वजह से ये सारा कुछ रुक गया, और वहां भी बहुत खींचतान है, और ये खींचतान चुनाव के बाद ठीक 8 दिन बचा हुआ है। 20 तारीख को वोटिंग होगी, 23 को नतीजे आ जाएंगे, 145 सीट जिसके खाते में जाएगी वो बन जाएगा। अगर थोड़ा भी ऊपर नीचे हो तो हम उस दिन ये चर्चा कर रहे होंगे 23 तारीख को किंग मेकर कौन होगा, लेकिन उन सबके बीच में सबसे बड़ी चुनौती ये होने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी उभरना होगा, अपने मनपसंदीदा जो चेहरा है उस पर मुहर लगाने की। क्या हम तीनों ही आपसे चर्चा करें, इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, और जो संभावनाएं या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी हम लोगों ने बिठाए, क्या वो सच हो पाते नहीं हो पाते हैं। फिलहाल के लिए इस डिजिटल लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।